वेलकम टू ऑल। हम लोग आज आपके साथ अपनी अगली क्लास लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप लोगों से कमिटेड था पहले से ही कि हम लोग आपके साथ जल्दी से अपना सेशन को कंटिन्यू करेंगे एंड डेली बेसिस पर हम लोगों का एक एक सेशन आएगा उसी सीक्वेंस में। लास्ट क्लासेस में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों ने जो कंप्लीट किया था वो हमारा टॉपिक था, दैट इज़ प्रेसिडेंट की पार्ट्स, ये सब कुछ ये हमने प्रेसिडेंट की पार्ट्स ये सब कुछ हमने कंप्लीट लास्ट क्लास में किया था। अभी क्वेश्चन ये आ जाता है, 1 मिनट रुकिए बस, ज़रा मैं अपना फ़ोन भी साइलेंट कर लेता हूँ ताकि ये बीच में क्लास में डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो बच्चे लोग डिस्टर्ब करते हैं फिर। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसमें तो हमें वन बाय वन अब आगे के लिए बढ़ना है। आगे के लिए बढ़ने का मतलब कि अगर हम लोग पिक्चर को पूरा देखें तो हमारे पास जो ये वाइस प्रेसिडेंट, अगर हम लोग बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, जो कि आर्टिकल 62 से 72 के बीच में बात करता है, पार्ट 5 के ही पार्ट है। क्वेश्चन ये आता है, पिछली बार हमने जब पढ़ा था तो हमने 52 से स्टार्ट किया था, 78 तक हम लोग लगभग गए थे और हमने इस बात को ध्यान दिया था कि बार बार हम प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया था। तो क्या जो आज हमारा, अगर मैं आज इसका थोड़ा पेन कलर चेंज कर लें, आज अगर हम लोग बेसिकली बात करें दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ एक साइड प्रेसिडेंट वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट, अगर इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में जो बेसिक चेंजेस हैं, जो बेसिक चीज़ें बदली हैं, अगर उनको कंपैरिजन में पढ़ लिया जाएगा तो शायद ये हमें आसान हो जाएगा याद रखना। किस वजह से? कि इससे एक तो पूरा प्रेसिडेंट रिवाइज हो जाएगा क्योंकि उसकी चीज़ें हमें पता करनी होंगी। सेकंड, अगर हम बात कर रहे हैं तो इमीडिएट हमारे सामने क्लियर हो जाएगा कि हमें चीज़ें कैसे दिखाई दे रही हैं और वाइस प्रेसिडेंट कैसे हमारे सामने आ रहा है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो क्वेश्चन सीधा आता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कंपैरिजन करें कैसे। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ बनाया है स्लाइड शो में, देखिएगा। अगर हम लोग शुरू करें स्लाइड शो को तो हमारे सामने सबसे पहले हमें प्रेसिडेंट की उन पावर्स के बारे में थोड़ा सा देखना होगा जिनको हम पास्ट क्लासेस में पढ़ कर आए हैं। जैसे हम सबसे पहली बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट। क्वेश्चन आता है प्रेसिडेंट है क्या? तो प्रेसिडेंट हमने पढ़ा था इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, और यहां स्टेट का मतलब क्या था? दैट इज इंडिया। दैट मीन्स पूरे इंडिया का एक ही बंदा होगा जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा। अगली बात हमने क्या पढ़ी थी? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। देन आगे बढ़ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स आर टू बी एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। दैट मीन्स बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिटन रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट में हमने ये बात पढ़ी थी कि प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकता है। अब इसको हम वाइस प्रेसिडेंट से कंपेयर करें, देखो यही इसकी ब्यूटी है कंपैरिजन की, कि अगर हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया है तो उससे वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को अगर कंपेयर कर लें तो हार्डली शायद कोई क्वेश्चन छूट पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी तो ऐसे ही बनाएगा एग्जामिनर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट डॉटेड, दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इंडिया का वो है, लेकिन उस मामले में अगर स्टेट में बात करी जाए या सेंट्रल लेवल पे बात करी जाए तो वाइस प्रेसिडेंट ब्लैंक जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई भी एग्जीक्यूटिव वाली पावर्स नहीं है अनटिल अनलेस, ये बात हर जगह लगा के रखना, अनटिल अनलेस कि वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम ना कर रहे हों। अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करेंगे तो सारी पावर प्रेसिडेंट की ही आ जाएंगी ना बच्चे। अब वाइस प्रेसिडेंट है केवल, तो वाइस प्रेसिडेंट तो अपना ही काम करेगा ना। अगली बात, द सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, किसके साथ? विद प्राइम मिनिस्टर। अगर हम बात करें तो सेकंड पोजीशन होल्ड करते हैं हमारे, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट एंड पीएम। आगे के लिए बात करें, हायरार्की है बेसिकली। थर्ड रूल में
कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जैसा कह देंगे, प्रेसिडेंट वैसे काम करेंगे, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और वाइस प्रेसिडेंट को कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। क्लियर हुई बात? दैट मीन्स बीइंग एन वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी भी उनके काम में इंटरप्शन नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये भी तो खड़ा होगा, वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है? अगर काम क्लियर हो जाए तो आगे की बातें भी क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं जरा, थोड़ा सा बहुत स्लाइटली सा है, ध्यान से देखते चलना बस। अब सबसे पहले अगर मैं पोस्ट पर आ रहा हूं कि भैया बीइंग एन प्रेसिडेंट की पोस्ट, आप मुझे ये बात बताएं, आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन के लिए क्या बात कह रहा है? तो हमने बात क्या पढ़ी थी? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, पढ़ी थी या नहीं? हमने पढ़ा था 35 ईयर एज में होना चाहिए, बिल्कुल पढ़ा था। एलिजिबिलिटी पढ़ा था, लोकसभा के बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल पढ़ी थी। मस्ट नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट पोस्ट, या इसको हम लिख सकते थे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट ना हो, जिसमें एक्सेम्पशन हमने पढ़ा था। एग्जम्पशन किन किन का था? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एनी ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर, यूनियन और स्टेट, ये एग्जम्प्टेड था। अब इसके कंपैरेटिवली आओ वाइस प्रेसिडेंट में। जब हम वीपी में इस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि ये तो पी था, तो क्वालिफिकेशन जो इलेक्शन के लिए वाइस प्रेसिडेंट की हैं वो आर्टिकल 66 में लिखी गई हैं। पहला डिफरेंस, आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट की पावर लिखी हैं, जबकि आर्टिकल 66 में किसकी पावर लिखी गई है? वाइस प्रेसिडेंट। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए भाई, वो तो सेम, 35 साल एज होनी चाहिए, सेम। मस्ट नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट पोस्ट या प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये नहीं होना चाहिए, सेम। प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम आई हमारी दैट इज एलिजिबिलिटी में। क्या होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को? राज्यसभा के मेंबर की एलिजिबिलिटी के बराबर, राज्यसभा की एलिजिबिलिटी के बराबर वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जबकि यहां पर प्रेसिडेंट में क्या था? लोकसभा। बेसिक डिफरेंस बस ये मिला जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया। तो हम एक बात याद कर सकते हैं कि भाई सिटीजन ऑफ इंडिया तो हर पोस्ट पे होना चाहिए, 35 साल दोनों की एज सेम है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई होना नहीं चाहिए, वो भी हम दोनों में पढ़ चुके। तो इसमें स्पेशल क्या आया? वहां प्रेसिडेंट के अंदर एक मेंबर लोकसभा के इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी रखे, जबकि वाइस प्रेसिडेंट इक्विवेलेंट टू एलिजिबिलिटी किसके रखे? दैट इज राज्यसभा। अब ऐसा क्यों आया, ये क्वेश्चन उठ जाता है। उसका बड़ा रीजन है कि वाइस प्रेसिडेंट वीपी जो हमारे यहां है इज द एक्स ऑफिशो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑटोमेटिक ही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, तो उनकी एलिजिबिलिटी भी किसके बराबर होगी? राज्यसभा के ही तो बराबर होगी। अगर आप लोग ध्यान से देखें कि इस फॉर्मेट में अगर आप अपने नोट्स तैयार करें तो वीपी का कोई क्वेश्चन, प्रेसिडेंट का रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट ना हो जाए तो बताइएगा। आगे के लिए बात करता हूं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अगली बात इंपॉर्टेंट क्या आएगी हमारे पास? दैट इज इलेक्शन। तो इलेक्शन आर्टिकल 54-55 में दिया गया था, उसके कंपैरिजन में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आर्टिकल 66 में दिया गया है। दैट मीन्स यहां प्रेसिडेंट की बात है। अब आता है द नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट is to be proposed by 50 electorals and seconded by 50 electorals। बेसिकली ये थे कौन? दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आइदर लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। अब इसके अपोजिट में अगर वाइस प्रेसिडेंट पर आ जाओ,
तो नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हैज टू बी प्रपोज्ड बाय 20 एंड सेकेंडेड बाय 20। क्वेश्चन ये 20 कौन होंगे? दीज आर द एमपीज। कहां से? आइदर लोकसभा से या राज्यसभा से, दोनों में से किसी से भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगली कहानी क्या आती है? अगली कहानी में आ जाते हैं। जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था इनडायरेक्ट इलेक्शन था दोदा इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें इलेक्टेड एमपी लोकसभा राज्यसभा पार्टिसिपेट कर रहे थे, इलेक्टेड एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स ने पार्टिसिपेट करा था। जहां पर अगर याद हो आप लोगों को तो हमने एक बात पढ़ी थी यहां पर कि ऑल एमपी इज इक्वल टू द वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए। वो फॉर्मूला भी हमने देखा था, पढ़ा था ना। अब उसी में अगर हम रेस्पेक्ट में आगे की तरफ बढ़ जा रहे हैं तो हमारे सामने क्या आ रहा है? दैट इज आ रहा है इलेक्टेड एमएलए ऑफ यूटी। क्वेश्चन है कौन कौन सी यूटी? भाई दिल्ली हो सकती है, पौंडुचेरी हो सकती है, और जम्मू एंड कश्मीर को भी उसी कैटेगरी में रखा गया है। तो वो जब इलेक्शन हो, इसीलिए इसके ऊपर मैं अभी स्टार लगा दे रहा हूं, जब इलेक्शन हो। चलें आगे। और नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी वोट नहीं डालता था। ये चार बातें हमें बेसिक ध्यान देनी थी जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन को पढ़ते थे। अब आओ जरा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे बच्चे। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आते ही इनडायरेक्ट ही इलेक्शन है, वो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या है? इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पर सेम थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगला नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन वोट, बात चेंज हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। क्या कि वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट करेंगे। कौन से नॉमिनेटेड मेंबर? जो 12 राज्यसभा के लिए जाते हैं, 12 मेंबर्स जो राज्यसभा जाते हैं नॉमिनेट होकर, वो भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करेंगे, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते। अभी ध्यान से अगर आप देखो तो आपका पूरा का पूरा तो प्रेसिडेंट रिवाइज होता जा रहा है। आप सिंपल सा देखिए, पूरा का पूरा प्रेसिडेंट रिवाइज होता जा रहा है, और मजे की बात क्या है, वाइस प्रेसिडेंट पूरा कवर होता जा रहा है। तो ये तो एक तीर से दो शिकार नहीं हो गए क्या बच्चे? इसीलिए अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रहा हो, आपको समझ में आए, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग बिल्कुल फालतू बात नहीं करते हैं बीच में, कोशिश यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाया जाए। अनअकैडमी वॉरियर्स का चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस दी एंड आप लोग हमारा भी चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी यूट्यूब पर चलता है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके सिलेबस भी जल्दी हो जाएं और आप लोगों को फायदा भी मिले। तो दोनों जगह आप लोग पढ़ सकते हैं, दोनों हम सेम फैकल्टीज वहां पर पढ़ा रहे हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जब आगे के लिए हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें आता क्या है, फिर से हम बात करते हैं। एक साइड प्रेसिडेंट और कंपैरेटिव क्या चल रहा है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले इलेक्शन को देखते हैं। हमारा इलेक्शन कैसे था? 2 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एसटीवी याद आया? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और किस पर हो रहा था? सीक्रेट बैलेट पर। तुरंत चेक करो वाइस प्रेसिडेंट में क्या हो रहा है। 2 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सेम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सेम है, सीक्रेट बैलेट सेम है। दैट मीन्स इलेक्शन के पहले प्रोसेस में तो कोई भी चेंज नहीं है। अभी तक अगर इलेक्शन में चेंज की बात करें तो पहला चेंज आया है कि प्रेसिडेंट को 50 बंदे नॉमिनेट करते हैं, 50 सपोर्ट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को 20 नॉमिनेट करते हैं, 20 सपोर्ट करते हैं। पहला चेंज तो ये था। दूसरा चेंज, इलेक्शन में स्टेट्स पार्टिसिपेट करती हैं प्रेसिडेंट में, जबकि वाइस प्रेसिडेंट में स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं करती। तीसरा चेंज क्या आया?
नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालते, पार्टिसिपेट नहीं करते, वाइस प्रेसिडेंट में वोट डालते हैं। बाकी तो सब सेम चलता आ रहा है अभी तक। आगे बढ़ते हैं। अ कैंडिडेट हु गॉट 50% वोट कंसिडर्ड टू बी इलेक्टेड, सेम वे यहां पर है, अ कैंडिडेट हु गॉट 50% वोट गॉट सेलेक्टेड, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों जगह पर सेम है, ऐसा नहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट है। हाँ, याद रखने वाली बात ये किसके पास होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो ये आरबीआई के पास होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था। अगला, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो सेम यहां पर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ही इंक्वायरी करेगा किसमें, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसका मतलब कोई अगर डिस्प्यूट है काउंटिंग में, वोटिंग में, किसी भी चीज में, तो उसका 100% सोल अथॉरिटी जो रखा गया है वो रखा गया है सुप्रीम कोर्ट को। आगे बढ़ते हैं, ओथ के लिए बात करते हैं। शपथ, तो शपथ जो हमारे चीफ जस्टिस CJI, जो भी इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो दिलाते हैं, वो नहीं है तो जो भी उनके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 35+1 है, 35+1, उनमें से कोई भी जो सीनियर मोस्ट होगा वो आके शपथ दिला देगा। यहां पलट गई कहानी। कैसे? इनके ओथ प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, पहली बात, या तो प्रेसिडेंट खुद दिलाएंगे या सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम, या तो प्रेसिडेंट खुद आकर ओथ दिलाएंगे या उनके बिहाफ पर कोई बंदा आएगा जिसको वो खुद अपॉइंट करें, वो इनकी ओथ दिलाएगा। इंपॉर्टेंट है ये बात, प्रेसिडेंट दिलाएंगे या उनके बिहाफ पर जो बंदा आएगा वो, जबकि यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कराएंगे, वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज कराएंगे। तो अगर पूरे इलेक्शन में देखें तो सिर्फ चेंज 2-3 जगह मिले हैं, अगर वो याद रह जाएं तो क्वेश्चन किसी भी हालात में नहीं छूटने वाला है। आगे के लिए थोड़ा सा बात करता हूं। मैंने आगे कहा टर्म्स एंड इमोल्यूमेंट्स। अब क्वेश्चन आता है कि जी प्रेसिडेंट की टर्म्स एंड इमोल्यूमेंट्स क्या हैं? तो भाई टर्म एंड इमोल्यूमेंट में सबसे पहले 5 साल, तो इंडिया में ज्यादातर जगह 5 साल है, बट यहां पर वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं और राज्यसभा का जो आपका टर्म आता है वो 6 साल का होता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या वाइस प्रेसिडेंट भी 6 साल के टर्म में रहेंगे? तो आंसर है नो। वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर 6 इयर्स का नहीं होगा, वो कितने इयर्स का होगा? 5 साल का ही होगा। ये बहुत कॉमन गलती है जो बच्चा यूजुअली कराता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 57 कहता है देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम अ प्रेसिडेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा आर्टिकल 57 में कि एक बंदा मैक्सिमम कितनी बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट ले सकता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्लियर लिखा है मैक्सिमम 2 बार बन सकता है, हमारे यहां पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये यहां पर है नो अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स एज अ पर्सन बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट। तो ना वो नंबर ऑफ लिमिट प्रेसिडेंट के लिए दी गई है, डिफाइंड है, और ना वो नंबर ऑफ लिमिट वाइस प्रेसिडेंट के लिए डिफाइंड दी गई है। आगे बढ़ते हैं। कैन गिव अ रेजिग्नेशन टू अ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर फुल टर्म। अब जैसे ही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं तो हमने यहां पढ़ा था इमीडिएट इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको? लोकसभा के स्पीकर को। यस और नो? वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएट इन्फॉर्म करेंगे किसको? लोकसभा के स्पीकर को। जबकि जब हम वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं तो उनका रेजिग्नेशन किसको जा रहा है? दैट इज प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसे इमीडिएट कहीं इन्फॉर्म करें ऐसा कुछ मेंशन नहीं मिलता है, ऐसी कोई फिगर नहीं मिलती है। अगली बात, इसीलिए मैंने ये वाली फिगर को ध्यान से देखो डॉटेड दिया है,
कि लोकसभा पे इमीडिएट जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रेजेंट सैलरी हमने बात करी थी 5 लाख रुपए, जिसे यूएस से कंपेयर भी किया था। वाइस प्रेसिडेंट को इस रेस्पेक्ट में 4 लाख रुपए मिलते हैं। बट इफ वाइस प्रेसिडेंट वर्किंग लाइक a president, या we can say in the post of president, तो उस समय पर वाइस प्रेसिडेंट 4 लाख की सैलरी नहीं लेंगे, क्योंकि उस समय पर वाइस प्रेसिडेंट किसी भी हालात में वाइस प्रेसिडेंट का काम या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का काम नहीं कर रहे होंगे। उस समय वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे, तो उनकी सैलरी यही हो जाएगी। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आते ही वाइस प्रेसिडेंट का अपने काम से, अपनी सैलरी से, अपनी चीजों से कोई वास्ता नहीं रहेगा। जैसे ही वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे पहुंचे, उनका सारा का सारा वास्ता प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के रिलेटेड चीजों से हो जाएगा, जिसमें वो सारे पे, पर्क्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस सब वो प्रेसिडेंट के लेंगे, अनटिल अनलेस इलेक्शन होके नया बंदा ना आ जाए या वो खुद उस पोस्ट को ना छोड़ दें। क्लियर हो रही है यहां तक बात? आगे के लिए जब आप बढ़ते हैं इसी में, तो अगली जो आपके पास आती है वो आता है इंपीचमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों? यहां वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। जिस फ्रेजल वर्ब में ये बताया था मैंने आपको कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं से भी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, बताया था ना प्रेसिडेंट में पढ़ाते हुए। अब आओ जरा इधर बात, प्रपोज कौन करते थे? एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, जिस भी हाउस से आएगा। अब वो माइट भी लोकसभा हो सकता था या राज्यसभा हो सकता था, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 14 दिन का एक नोटिस दिया जाता था। प्रेसिडेंट आकर उस नोटिस के बाद अगर वन हाउस उसे 2/3 मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस का मतलब है टोटल का 2/3 से उसे पास कर दे, तो वो पास होता था। अदर हाउस भी उसमें इन्वेस्टिगेट करता था, और अगर अदर हाउस की भी मेजॉरिटी टोटल 2/3 मेजॉरिटी से उसे पास करता था, तो प्रेसिडेंट इमीडिएट इंपीच हो जाते थे, इमीडिएट उन्हें अपनी पोस्ट को छोड़ना होता था, जो कि हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था। इसके रेस्पेक्ट में वाइस प्रेसिडेंट बहुत लग्जरी में है भाई, काम कुछ नहीं और मजा पूरा। कैसे? आर्टिकल 67B कहता है रिमूवल को लेके, राज्यसभा से ओनली ओरिजिनेट होगा। इनके हटाने का बिल ओनली राज्यसभा से ही ओरिजिनेट होगा, पहली बात। दूसरी बात, इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब टोटल हाउस का 50% पास करे, मेजॉरिटीज में पढ़ाया था। एंड एग्रीड बाय लोकसभा। अब लोकसभा हो सकता है या सिंपल मेजॉरिटी से पास करे या इफेक्टिव मेजॉरिटी, वो डिपेंड करता है। क्लियर? जो दो बात इंपॉर्टेंट है यहां पर ध्यान देने की प्रेसिडेंट के रेस्पेक्ट में, पहला, बोथ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड एमपीज इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट, रिमूवल में पार्टिसिपेट लेते हैं, तो प्रेसिडेंट के भी लेते हैं। अगला, आज तक कोई भी वाइस प्रेसिडेंट अभी तक इम्पीच, जो ये वर्ड यहां लिखा गया है इसे लिखना चाहिए रिमूव्ड, नहीं हुआ है, क्योंकि इम्पीचमेंट वर्ड प्रेसिडेंट के लिए आता है, महाअभियोग प्रेसिडेंट के लिए आता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए महाअभियोग नहीं आता। तो फिर ध्यान से देख लो, यहां पर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर राज्यसभा में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं दिया गया है। 1/4 मेंबर प्रपोज करें तो यहां मेंबर जो आएगा वो राज्यसभा से ही बिल ओरिजिनेट होगा। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस से वो पास होना चाहिए, तो यहां पर भी वो इफेक्टिव मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी है। यहां 14 दिन का टाइम मिलता है, तो 14 डेज का नोटिस यहां पर भी मिलेगा। 14 डेज
नोटिस यहां पर भी मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। तो जो दो बातें यहां इंपॉर्टेंट थी प्रेसिडेंट में, वो कौन सी थी? बोथ नॉमिनेटेड इलेक्टेड दोनों डालते हैं, और नो एमएलए, कोई स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं है। प्रेसिडेंट भी अभी तक कोई रिमूव नहीं हुए हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी अभी तक कोई भी रिमूव नहीं हुए हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर इस तरीके से आपने, हैव अ लुक, एक बार ध्यान से देख लो चीजों को, अगर इस तरीके से आपने चीजों को तैयार किया तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप एग्जाम में हल्का सा भी गच्चा खा जाएं। क्यों? वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट या गवर्नर का क्वेश्चन कभी भी आता है तो एक दूसरे से कंपैरेटिव आता है कि किस पे कौन सी पावर है, किस पे कौन सी पावर नहीं है। अगर वो आपको ऐसे कंपैरिजन में ध्यान है तो भाई नोट्स इस तरह से बना लिए जाएं तो शायद मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलती से भी छूटने का चांस बनता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा वैकेंसी के लिए बात कर लेते हैं। वैकेंसी का मतलब पोस्ट से है। तो सिंपल क्या था कि अगर किसी भी केस में, चाहे वो डेथ हो, रेजिग्नेशन हो, रिमूवल हो, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज एन प्रेसिडेंट। इफ ही इज नॉट अवेलेबल तो चीफ जस्टिस ऑफ करेंगे, इफ ही इज नॉट द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेंगे, और 6 महीने में इनका इलेक्शन हो जाना चाहिए। यही बात पढ़ी थी हमने। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात आएगी वो क्या है? इनके केस में फॉल वैकेंट ड्यू टू द डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल, नो वन कैन एक्ट लाइक एन वाइस प्रेसिडेंट। इनकी पोस्ट पर कोई भी बंदा नहीं आएगा अनटिल अनलेस कि 6 महीने के अंदर इनका इलेक्शन हो जाए। जो सक्सेसर इनका आएगा वो ही इनको फॉलो अप करेगा। इनकी पोस्ट पर नहीं हो सकता कि किसी दूसरे बंदे को बैठा दिया जाए। ध्यान से नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। बार बार स्टार्स बता रहा हूं, लगा रहा हूं। तो वैकेंसी में इंपॉर्टेंट क्या है? वाइस प्रेसिडेंट हटे तो कोई नहीं आता, प्रेसिडेंट हटे तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कहें जी मैं भी रिजाइन कर रहा हूं तो सीनियर मोस्ट जज वो भी आगे कहें जी मैं भी कर रहा हूं, तो हमारे जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनमें जो सीनियरिटी के अकॉर्डिंग आएंगे वो आ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट में नहीं लिखा कहीं पर भी कि कोई बंदा आके उनकी जगह एक्ट करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे अगर अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, जिसको कंपैरिजन वाइज देखेंगे हम लोग कि हमारे सामने प्रेसिडेंट क्या कर रहे थे और इस रेस्पेक्ट में अब पावर में वाइस प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले पावर में एक बात जो मैं बार बार लिखता आ रहा हूं, इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दैट मींस वाइस प्रेसिडेंट का इंडिया में कोई काम ही नहीं है। मजे की बात देखिए, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में काम कैसे कर रहे हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह काम कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये भी तो कहा जा सकता है कि इन्हें सैलरी किस बात की मिल रही है? द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ही तो सैलरी मिल रही है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट तो कोई वर्किंग एक्ट है ही नहीं अनटिल अनलेस कि प्रेसिडेंट को कुछ ना हो जाए। क्लियर हुई मेरी बात? आगे के लिए बढ़ते हैं। सिंस ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये खुद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर नहीं है, यही रीजन है इनको राइट टू वोट नहीं है, वहां पर राइट टू वोट नहीं कर सकते। अब इस राइट टू वोट का क्या मतलब है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं और समझाता हूं। देखो, जब हम लोग बात करते हैं अपने, क्योंकि अभी हम राज्यसभा की कर रहे थे, इन रेस्पेक्ट ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा स्पीकर जो हैं आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ये कह रहे हैं हैज नो राइट टू वोट लोकसभा स्पीकर, क्योंकि मेंबर होते हैं कहां के? एलएस के। दैट मींस हैज अ राइट टू वोट, लेकिन कब? इन डेडलॉक, 50-50 में जब कोई बिल फंस जाए
तब ओनली ये वोट करते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहां राज्यसभा में तो 50-50 में भी नहीं कर सकते। दैट इज द इशू, और जो बात समझने की है। अगली बात आती है आगे, देखिएगा जैसे हम आगे आते हैं, ब्रिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज नॉट एंटाइटल्ड, इन्हें कुछ नहीं मिलता बीइंग इन सैलरी। इन्हें जो सैलरी मिल रही है वो कहां की मिल रही है? अनाउंसेस पेएबल टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये किसके इक्विवेलेंट पोस्ट पर बैठे हैं इंडिया में? इक्विवेलेंट टू लोकसभा स्पीकर। इंपॉर्टेंट है बात कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो किस रेस्पेक्ट में किसके इक्विवेलेंट हैं? तो वो लोकसभा स्पीकर के इक्विवेलेंट हैं। एक जगह क्वेश्चन था, कभी मैंने पढ़ा था ये क्वेश्चन भी, थोड़ा सा समझा देता हूं कि किसी भी बिल को लेकर, किसी भी बिल को, आइदर वो बिल लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, मैक्सिमम पावर किसके पास होती हैं? मैक्सिमम पावर किसके पास होती हैं? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट या लोकसभा के स्पीकर के पास। तो आंसर आता है लोकसभा के स्पीकर के पास। क्यों? अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ये पूरा डिसाइड लोकसभा स्पीकर करते हैं। राज्यसभा के पास, राज्यसभा के चेयरमैन के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है जिसमें वो ये चेक कर सकें कि ये बिल मनी बिल से रिलेटेड है, मैं इसमें काम कर सकता हूं, मैं इसमें कोई जजमेंट दे सकता हूं या नहीं दे सकता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के लिए बात कर लेते हैं हम जरा। जब आगे बात करते हैं तो ऑल बिल, रेजोल्यूशन, मोशन कैन टेक प्लेस इन राज्यसभा, इन राज्यसभा आफ्टर हिज कंसल्ट। तो इसका मतलब लोकसभा स्पीकर में क्या काम है कि बिना लोकसभा स्पीकर के तो लोकसभा में कोई बिल नहीं आएगा। बट किसी भी बिल को मनी बिल है या नहीं ये फाइनलाइज करने का काम किसके हाथ में है? केवल लोकसभा स्पीकर के। कैन डिस्चार्ज the functioning of the president if the post fall vacant। बिल्कुल सही है, जैसे ही वो फॉल वेकेंट होगी इमीडिएट ये आ जाएंगे। बट यहां पर एक इशू है, इसे भी कंपैरिजन में समझो, इसे भी कंपैरिजन में समझो। मैं इंक बदल लेता हूं ताकि पेन अलग अलग दिखाई दे आपको। ठीक, क्या? देखो जरा ध्यान से, जब ये डिस्चार्ज कर रहे होंगे फंक्शनिंग ऑफ प्रेसिडेंट, तो हमने प्रेसिडेंट के अंदर एक बात पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि इम्पीच इमीडिएट ऑन द डेट मोशन पास्ड। जिस दिन पास होगा इमीडिएट उन्हें हटना पड़ेगा, रिमूव हो जाएंगे, रिमूव। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी, ये बात सबको याद आ गई होगी। अब इस रेस्पेक्ट में प्रेसिडेंट के सामने वाइस प्रेसिडेंट क्या रखते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए हमने पढ़ा था राज्यसभा से बिल आएगा, देन फॉलोड बाय लोकसभा जाएगा, पास्ड हो जाएगा, बट कंटिन्यू इट्स वर्किंग किसकी? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। इमीडिएट नहीं छोड़ते वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये एक स्पेशल चीज है कि जब तक उनका सक्सेसर नहीं आएगा इंपीचमेंट के बावजूद भी वो अपना काम रेगुलर बेसिस पर करते रहेंगे। आप लोगों को यहां तक की चीजें अगर कट टू कट समझ में आई हों, क्लियर समझ में आई हों, तो फिर एक बात मैं बोलूंगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बाकी लोगों के साथ, जहां पर भी आपको लगता है कि वो एनडीए के लिए डेडिकेटेड हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी कंपैरिजन में समझ में आए कि एग्जैक्टली कंपैरिजन में पढ़ाई होती कैसे है। आगे के लिए बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको। जैसे इसको बड़ा करते हैं तो फिर हमारे सामने कुछ पावर्स स्पेशल खुल के आएंगी। देखो क्या,
when he discharge the function of the president, the vice president shall not perform the duty, the office of the chairman of राज्यसभा। याद करो, अभी मैंने ये बात 10 मिनट पहले ही आपको बताई थी या नहीं? ये पावर है इनकी कि किसी भी हालात में राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी बीइंग एन प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम करते हुए ये होल्ड नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा है? एंड शैल नॉट एंटाइटल्ड एंड रिसीव द सैलरी ऑफ चेयरमैन। क्यों? उनको इस समय टिल वॉट नहीं, इसको ऐसे लिखो, जब तक प्रेसिडेंट पोस्ट पर हैं तो सैलरी या पे उन्हें किसकी मिलेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। वाइस प्रेसिडेंट का उस समय कोई लेना देना नहीं है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही इंटाइटल द सैलरी एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब सपोज प्रेसिडेंट नए आ गए चुन के, तो क्या करेंगे? तो नया प्रेसिडेंट जैसे ही ओथ लेंगे, देन वर्किंग प्रेसिडेंट कन्वर्टेड इनटू द वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ना होने पर ही तो गए थे वहां, तो वो वापस अपने ऑफिस आ जाएंगे और फिर से वो राज्यसभा की कार्रवाई देखना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको पता भी नहीं चला और विद इन 30-35 मिनट्स हम लोगों ने प्रॉपरली डिटेल में वाइस प्रेसिडेंट की चीजों को भी पकड़ लिया और ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया कि ये प्रेसिडेंट से कैसे कंपेयर्ड होता है। तो ये बात अपने आप में यूनिक फीचर डेवलप आपके अंदर करेगी। अब क्वेश्चन आता है, अभी तक कितने प्रेसिडेंट हुए हैं, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट अभी तक हुए हैं 13। अभी जो लास्ट चल रहे हैं वो वेंकैया नायडू हैं, जो कि 2017 में है। 5-5 साल का टेन्योर रहता है यूजुअली, अनटिल अनलेस किसी भी प्रेसिडेंट की डेथ ना हो जाए। जल्दी से आप लोग इसको पूरा देख लीजिए। अभी टोटल 35-36 मिनट्स हुई हैं और विद इन 35-36 मिनट्स में हम लोग पूरा का पूरा वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट कर गए हैं। अब देखिएगा आगे की कहानी, आगे समझाता हूं। इसके बाद जब भी कभी आप सारे लोग पढ़ें तो देखिएगा, इंडिया पे आप अगर बात कर रहे हैं तो जो पोजीशन प्रेसिडेंट की है वही पोजीशन स्टेट्स में अगर आप बात कर रहे हैं तो गवर्नर की होती है। तो एक अच्छा तरीका यह भी होता है कि जब हमने प्रेसिडेंट को अभी कंपेयर किससे किया, और वाइस प्रेसिडेंट से, तो हम प्रेसिडेंट को भी अगर गवर्नर के साथ कंपेयर करें तो जो पावर सेंटर लेवल पर, यूनियन लेवल पर किसके पास थी? प्रेसिडेंट के, वो स्टेट लेवल पर किसके पास होंगी? दैट इज गवर्नर के पास होंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा तरीका, जब गवर्नर को पूरा पढ़ लो तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का एक चार्ट मेंटेन करना जिसमें तीनों को कंपैरेटिवली लिखना। और ऐसा नहीं हो सकता यूपीएससी में कि एक भी क्वेश्चन उसके बाहर से चला जाए, बशर्ते कि आपने एक एक चीज को पकड़ा हो। जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट तो ऐसे गवर्नर की पोस्ट या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, क्वालिफिकेशन तो क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी तो एलिजिबिलिटी, इलेक्शन तो पूरा इलेक्शन दोनों का। इसी तरह से बात कर लें रिमूवल तो दोनों का रिमूवल, सैलरी तो सैलरी, पावर्स तो पावर्स। अब क्वेश्चन ये आता है यहीं पर कि कंपैरिजन तो सर कर लेंगे, लेकिन आपने वाइस प्रेसिडेंट की कोई भी पावर्स नहीं बताई सर। जो भी आपने वाइस प्रेसिडेंट की हैं वो कोई पावर ही नहीं बताई। भाई पावर वाइस प्रेसिडेंट की यही है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है किसका? राज्यसभा का। तो राज्यसभा में आने वाला कोई भी बिल, कोई भी मोशन बिना इसकी मर्जी के नहीं आ सकता। और राज्यसभा की क्या क्या स्पेशल पावर हैं वो सारी राज्यसभा में पढ़ेंगे, ना कि यहां पर।
तो इंपॉर्टेंट यही है कि वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक अगर ध्यान से देखा जाए तो अपनी क्लासेस में भी मैं इसी तरीके से कराना पसंद करता हूं, ताकि एग्जाम में बैठा हुआ लड़का किसी भी हालात में ये कंफ्यूज ना हो जाए एनडीए में कि प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में वाइस प्रेसिडेंट क्या कर रहा था और वाइस प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट में क्या पावर एक्स्ट्रा थी। तो एक्स्ट्रा क्या था, क्या हटा, क्या जुड़ा और कैसे हम उसको तैयार करें, ये आपके सामने वाइस प्रेसिडेंट मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ फिर से एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा जो पहले इन्हीं सबको क्लियर करे आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में विद वेरी शॉर्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी शेड्यूल हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद। अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अनअकैडमी वॉरियर को भी और हमारे यूट्यूब चैनल को भी, ठीक। और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।